हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन इन पैरामीशियम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पैरामीशियम में कैसे न्यूट्रिशन होता है और कैसे इसमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन होता है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, मतलब कि पैरामीशियम में कैसे पोषण होगा, कैसे ये फूड को ग्रहण करता है और कैसे इसमें डाइजेशन होता है और इसका फूड क्या होता है। तो पैरामीशियम जो है वो एक्वेटिक एनिमल होता है। एक्वेटिक मतलब कि जलीय, ये वाटर में रहने वाला एनिमल होता है। तो ये वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोअन्स हो गया, डायटम्स हो गया, या फिर जो सड़े गले पदार्थ है या फिर जो एल्गी है वाटर में, उसको ये अपने फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा, तो इसमें न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें से फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग, मतलब कि कैसे ये फूड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसका फूड क्या है, तो वाटर में रहने वाले बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायटम्स और सड़े गले पदार्थ जो है वो पैरामीशियम का फूड होता है। ठीक है, अब ये फूड को ग्रहण कैसे करते हैं, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये एक पैरामीशियम है। ठीक है, ये पैरामीशियम का एंटेरियर पोर्शन है, आगे वाला पार्ट है। ठीक है, और ये पैरामीशियम का पोस्टेरियर पोर्शन होता है और ये है ओरल ग्रूव। इन्हीं ओरल ग्रूव के थ्रू फूड को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डैश डैश दिख रहा है ये वाटर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये सब वाटर है और इन वाटर में इनके फूड मटेरियल हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पे ओरल ग्रूव के पास में जो साइटोस्टोम है, ये जो ओरल ग्रूव है उसमें साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है और इस साइटोस्टोम के अंदर में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये है सीलिया। ठीक है, तो इन साइटोस्टोम में प्रेजेंट सीलिया के द्वारा वाटर की एक धारा बनाई जाती है, एक करेंट बनाई जाती है, जिसके कारण फूड के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस वाटर में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो वेस्टिब्यूल से होकर के बकल कैविटी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, वाटर में जो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो वेस्टिब्यूल से होकर के बकल कैविटी में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो बकल कैविटी में एंटर होने से पहले इसमें दो पैथ बन जाते हैं, दो रास्ते बनते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दो पैथ बन जाता है। इसमें से एक होता है रिजेक्शन पैथ और सेकेंड होता है सिलेक्शन पैथ। ठीक है, इस रिजेक्शन पैथ में क्या होता है, तो जो बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स हैं उसे ये रिजेक्ट कर देते हैं और जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है उसको ये सिलेक्शन पैथ के थ्रू साइटोस्टोम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, वेस्टिब्यूल में दो तरह के ट्रैक्स बन जाते हैं, एक है सिलेक्शन पैथ और दूसरा है रिजेक्शन पैथ। रिजेक्शन पैथ में क्या होगा, अगर पैरामीशियम के सामने बड़ा सा फूड पार्टिकल्स आ गया तो ये उसे रिजेक्ट कर देता है, वो रिजेक्शन पैथ के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और फूड के जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो सिलेक्शन पैथ के थ्रू एंटर कर जाते हैं इसके साइटोस्टोम में। ठीक है, तो जो फूड के पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो इनके बकल कैविटी साइटोस्टोम से होते हुए साइटोफेरिंग्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोफेरिंग्स होता है और साइटोफेरिंग्स में एंटर करने के बाद यहाँ पे फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप्ड गोल आकार का वैक्यूल्स बन जाता है जिसे फूड वैक्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर में फूड पार्टिकल्स भरे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से साइक्लोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और जब फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तब साइक्लोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसमें सेकेंड प्रोसेस है डाइजेशन। अब यहाँ पे फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन जो है वो लगातार होते रहता है। ठीक है, तो ये है ओरल ग्रूव। ठीक है, जो वाटर में प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स है, स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल्स जो है वो इनके ओरल ग्रूव से साइटोस्टोम से होते हुए यहाँ पे साइटोफेरिंग्स में आएगा और साइटोफेरिंग्स में आने के बाद
यहाँ पे फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन वैक्यूल्स के अंदर में फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये फूड वैक्यूल्स जो है वो इनके एंडोप्लाज्म में, तो ये वाला जो पार्ट है वो पैरामीशियम का एंडोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये जो फूड फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो इनके एंडोप्लाज्म में इस तरीके से गति करता है। ठीक है, ये ऐसे गति करते हुए ये पीछे की ओर यहाँ पे साइटोफाइट के पास आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो भी फूड वैक्यूल्स बन रहा है वो सबसे पहले इसके पोस्टेरियर पार्ट में नीचे की ओर जाता है। ठीक है, फिर ये पोस्टेरियर की ओर पहले नीचे की ओर जाएगा, फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, ऐसे जब ये ऊपर जाते जाता है तो ये एंटेरियर पोर्शन में ऊपर की ओर पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर ये एंटेरियर की तरफ बैक हो जाते हैं। जब ये फूड वैक्यूल्स ऊपर पहुँच जाएगा एंटेरियर पोर्शन में तो ये एंटेरियर से ऐसे बैक हो जाएगा। ठीक है, और बैक होके ये पीछे की ओर यहाँ पे साइटोफाइक के पास जाता है, और साइटोफाइक के पास जाने के बाद ये फट जाता है, जिससे इसके अंदर जो मटेरियल है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो फूड वैक्यूल्स के इस प्रकार की गति को साइक्लोसिस कहा जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये ऐसे घूमता क्यों है, तो इसका कारण है कि इसके एंडोप्लाज्म में जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन है, वो इनके साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इन वैक्यूल्स में रहता है और ये साइटोफैग के पास आकर के फट जाता है, जिससे ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर हो जाता है। तो जब ये फूड वैक्यूल्स इस प्रकार से गति करता है इसके साइटोप्लाज्म में, तो इसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स है उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, जब डाइजेशन होगा तो जो बचा हुआ भोजन है वो इनके साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इन फूड वैक्यूल्स के अंदर ही रहता है, और ये फूड वैक्यूल जो है वो पीछे की ओर आकर के इस साइटोफैग से जाकर के अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद में ये फट जाता है। इसका इसके जो पेडिकल है उससे वो बाहर हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो। ठीक है, उसके बाद है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ पैरामीशियम, मतलब कि पैरामीशियम में कैसे रेस्पिरेशन मतलब कि श्वसन और उत्सर्जन होता है। तो चूंकि पैरामीशियम जो है वो वाटर में रहता है, तो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को ये डिफ्यूजन के थ्रू गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पैरामीशियम है। ठीक है, और पैरामीशियम के बाहर पूरा वाटर है। ठीक है, ये वाटर है और इन वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है। तो वाटर में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के थ्रू इसके बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, और अंदर एंटर होने के बाद फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इसे डिफ्यूजन के थ्रू ही बाहर कर दिया जाता है वाटर में। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर वाटर में चले जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके बॉडी के अंदर कुछ कुछ नाइट्रोजिनस पदार्थ बनते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को डिफ्यूजन के थ्रू ही बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो अमोनिया बना है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस क्या होता है, तो सपोज अगर ह्यूमन बीइंग के अगर बात करें तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है। मान लो आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर आप एक्सरसाइज करते हो या फिर आप कोई हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हो तो उस टाइम क्या होता है, आपकी बॉडी से पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पसीने के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि कंट्रोल हो जाता है। तो ह्यूमन के अलावा कई एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन पाया जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो पैरामीशियम में हम देखेंगे कि इसकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कैसे बैलेंस होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, कभी कभी उसके साइटोप्लाज्म में
एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एंटर हो जाता है, ठीक है। तो जो वाटर है वो उसके साइटोप्लाज्म में जा कर के इकट्ठा हो जाता है। अब इस एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए इसके बॉडी के अंदर दो तरह के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बॉडी में अगर एक्स्ट्रा वाटर एंटर हो गया तो उसको निकालने के लिए इसके बॉडी में दो वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। तो ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, जिसकी संख्या 2 होती है। एक ऊपर की ओर प्रेजेंट होती है एंटेरियर पोर्शन में, इसको एंटेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। और एक पीछे की ओर नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको पोस्टेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो एक ऊपर की ओर होता है और एक नीचे की तरफ होते हैं। अब अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्टार की तरह, फ्लावर की तरह दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है ये, इसको रेडिएटिंग कैनॉल कहते हैं। ये जो रेडिएटिंग कैनॉल है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में इसकी संख्या 7 से 8 तक होती है। और बीच में जो ये स्फेरिकल शेप्ड की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसे वैक्यूल बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है और इसके चारों तरफ में रेडिएटिंग कैनॉल होती है, ठीक है। अब इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो वाटर की एक्स्ट्रा मात्रा को बाहर निकालने का वर्क करता है, ठीक है। अब ये कैसे बाहर निकालते हैं? तो अगर पैरामीशियम की बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर चले जाते हैं तो सबसे पहले ये वाटर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कैनॉल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर वाटर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर पानी की एक्स्ट्रा मात्रा जो है वो जमा हो जाती है। फिर ये वाटर इस रेडिएटिंग कैनॉल में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो जो वाटर है वो इस रेडिएटिंग कैनॉल में एंटर हो जाएगा। अगर रेडिएटिंग कैनॉल में वाटर भर जाएगा तो ये फूल जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब भी वाटर भर जाता है, चाहे वो वैक्यूल में भरे चाहे वो रेडियल कैनॉल में भरे, उसको डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। ये वाला, ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, ये इसका रेडिएटिंग कैनॉल है जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, और बीच में है इसमें वैक्यूल, ठीक है। अब ये क्या कहता है? वैक्यूल्स इन सिस्टोल, मतलब कि इसमें जो वैक्यूल है वो सिस्टोल कंडीशन में है, इसमें पानी भरा हुआ नहीं है, ठीक है। और वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड है, थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड रेडियल कैनॉल इन डायस्टोल, लेकिन जो रेडिएटिंग कैनॉल है उसमें वाटर भरा हुआ है जिससे ये थोड़ा फूला हुआ है, ठीक है। तो जो रेडियल कैनॉल है वो डायस्टोल स्टेज में है, इसके अंदर में वाटर भरा हुआ है। और जो वैक्यूल है वो सिस्टोल कंडीशन में है, इसके अंदर में वाटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड डायग्राम को देखते हैं। तो अब ये जो वाटर है जो कि रेडिएटिंग कैनॉल में प्रेजेंट है वो रेडिएटिंग कैनॉल से वैक्यूल में चला जाता है, ठीक है। तो जब ये रेडिएटिंग कैनॉल से वाटर जो है वो वैक्यूल में जाएगा तब जो रेडिएटिंग कैनॉल है वो सिस्टोल स्टेज में आ जाएगा, और जो वैक्यूल्स है वो डायस्टोल कंडीशन में आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर में वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो जब इन वैक्यूल्स के अंदर में वाटर भरता है तो ये फूल जाता है, ठीक है। और जो वैक्यूल है वो बस्ट हो जाता है, मतलब कि फट जाता है, जिससे ये जो वाटर है वो साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जब ये वाटर बाहर निकाल दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से तो उसी टाइम में कुछ कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन।